लाइफ में गोल अचीव करने के लिए हम सबको कंसिस्टेंट एफर्ट्स और डिसिप्लिन रहना पड़ता है, तभी हमारे गोल्स अचीव होते हैं। एक प्लान ऑफ एक्शन हम तैयार करते हैं जिस पे हम चलते हैं और अपने डिज़ायर्ड टारगेट को, गोल को अचीव करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ आपके फाइनेंशियल गोल को आपको अचीव करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो बड़ा सिंपल है, आपको ऐसा फंड सेलेक्ट करना है, आपको अपने पोर्टफोलियो को ऐसे मैनेज करना है कि आपका रिटर्न मैक्सिमाइज हो सके, आपके फंड की परफॉर्मेंस बेहतर हो सके। तो ऐसी स्ट्रेटेजी मैं आज आपको बताऊंगा जिससे आपको ध्यान रखना है जब आप इन्वेस्ट करेंगे म्यूचुअल फंड में तो किन किन पैरामीटर्स को आप ध्यान देंगे ताकि आपका पोर्टफोलियो, आपकी फंड की चॉइस बेहतर बन सके। तो दोस्तों, मेरा नाम कवलजीत है और आप देख रहे हैं फिनवेदास। चलिए स्टार्ट। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले आपको 7 बातों पे ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहली चीज होती है गोल को डिसाइड करना पड़ता है आपको कि किसी भी पर्पस को अगर आपको अचीव करना है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं आपका कोई गोल होगा, कोई टारगेट्स होगा। तो पहले आप देखिए कि आपको किस गोल के लिए पर्पस से चाहिए, मतलब आपका क्या गोल है। यहाँ पे मान लीजिए शादी के लिए पैसा चाहिए, बड़ी गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है नया, वेकेशंस पे जाना है, डॉटर की मैरिज है, कोई भी आपका गोल जो आप डिसाइड करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि मेरा गोल क्या है, मुझे इन्वेस्टमेंट किस लिए करनी है। सेकंड चीज़ ये है कि मेरा इन्वेस्टमेंट का हॉराइजन कितना है। ये मैं इसलिए यहाँ पे बोलूँगा, आपको इस पे ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि जितना ज़्यादा आपका बड़ा हॉराइजन रहेगा यहाँ पे उतना ज़्यादा आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हाई रहेगी, और जितना कम आपका हॉराइजन रहेगा उतनी कम आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी रहेगी। जनरली आपने भी सुना होगा कि बोलते हैं कि यंग एज में खास करके मिलेनियल्स को कि आप पैसा जो है इक्विटी में ज़्यादा लगाएं ताकि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज़्यादा रहेगी और आप ज़्यादा रिटर्न बना सकेंगे लंबे समय में। वहीं अगर मैं ओल्ड एज पीपल की बात करूं जो अपनी रिटायरमेंट के पास है, वो लोग जनरली प्रेफर भी करते हैं कि कम रिस्क वाले प्रोडक्ट में पैसा लगाएं, चाहे एफडीज में लगाते हैं, बॉन्ड्स में लगाते हैं या फिर डेट जैसे प्रोडक्ट में लगाते हैं। तो आपका इन्वेस्टमेंट का हॉराइजन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है। थर्ड चीज़ मैं यहाँ पे बोलूँगा जो आपको समझने की ज़रूरत है वो ये कि जो आपका गोल है वो नेगोशिएबल है या नॉन नेगोशिएबल है या नॉट नेगोशिएबल है। तो यहाँ नेगोशिएबल से मेरा मतलब ये है कि मान लीजिए आपने अपना गोल डिसाइड करा कि आपको अपनी हायर एजुकेशन के लिए चाहिए पैसा या डॉटर की मैरिज के लिए, कुछ ऐसा गोल जिसको आप फर्दर डिले नहीं कर सकते ज़्यादा टाइम तक। ऐसे गोल्स को मैं कहता हूँ नॉन नेगोशिएबल गोल्स। और ऐसे गोल्स जिनको आप डिले कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपको वेकेशंस के लिए पैसा चाहिए और आपको लगता है कि आपका फंड अभी उतना परफॉर्म बेहतर नहीं कर रहा, आपको थोड़ा टाइम पैसे को रिटेन करना पड़ेगा, पैसे को इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा, तो उस केस में हम उसको बोलते हैं नेगोशिएबल गोल्स। तो पहले तो आपको ये सोचना है कि जो आपका गोल है वो नेगोशिएबल कैटेगरी में, मतलब उसको डिले करा जा सकता है, पैसे को इन्वेस्टेड रहने दिया जा सकता है, या नॉन नेगोशिएबल जहां आप बिल्कुल वेट नहीं कर पाएंगे, डिले नहीं हो पाएगा। तो इसके बेसिस पे आपके रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम है और आपको कम समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, तो यहाँ पे आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप लिक्विड जैसी कैटेगरी, लिक्विड प्लस जैसी कैटेगरी में अपने पार्क करें, या डेट जैसी कैटेगरीज में भी आप देख सकते हैं। मान लीजिए अब आपको लंबे समय के लिए लॉन्ग हॉराइजन से पैसा इन्वेस्ट करना है, आपको जल्दी पैसा नहीं चाहिए, आपका हॉराइजन लंबा है और आपका जो गोल है वो नेगोशिएबल है, तो इस केस में आपके लिए इक्विटी बहुत बेहतर विकल्प रहेगा। तो इसी तरीके से अगर आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हाई है, हॉराइजन आपका बड़ा है इन्वेस्टमेंट का, तो आप इक्विटी की तरफ मूव कर सकते हैं। और अगर आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम है, साथ में हॉराइजन भी कम है, तो आप डेट, लिक्विड प्लस जैसी कैटेगरी में भी पैसे को निवेश कर सकते हैं। तो ये तो गोल्स की हमने बात करी। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज जो है वो है रिस्क की। तो रिस्क जैसे मैंने आपको बताया हॉराइजन पे डिपेंड करता है। कई मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनके अंदर रिस्क बहुत रहता है, खास करके इक्विटी में डेट के कंपैरेटिवली रिस्क रहता है क्योंकि इक्विटी में वॉलेटिलिटी रहती है, वहीं डेट में इक्विटी के कंपैरेटिवली उतना जो होता रिस्क नहीं होता, और लिक्विड जैसी कैटेगरीज में बहुत ही कम रिस्क रहता है। अब आपको अपना रिस्क देखना है कि आपका एपेटाइट कैसा है। तो ये था सेकंड पॉइंट रिस्क के ऊपर। थर्ड पॉइंट में आऊँगा लिक्विडिटी के ऊपर। लिक्विडिटी बताती है तरलता को कि आपको पैसे की ज़रूरत कब है या जिस फंड में आप लगा रहे हैं वो कितनी जल्दी लिक्विडेट हो जाएगा। मान लीजिए आपको पैसा लगाना है बट आपको पैसा
जल्दी भी चाहिए हो सकता है, तो आप उसको ऐसी कैटेगरी में लगाएंगे जो ईजिली लिक्विडेट हो जाए और आपका पैसा उतना ज़्यादा डिप ना करे, ताकि नेगेटिव में ना आप निकालें, मतलब कि कैपिटल ना इरोड हो जाए। मान लीजिए अगर आपने इक्विटी जैसे प्रोडक्ट में पैसा लगा दिया और आपको 6 महीने साल के लिए चाहिए, तो मार्केट की वॉलेटिलिटी को देखते हो सकता है कि आपकी कैपिटल तक भी इरोड हो जाए। तो यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान रखना है, थोड़ा आपको स्किल ऑफ माइंड लगाना है और इस बात को समझना है कि आपका होराइजन कैसा है, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कैसी है, इससे पहले कि आप किसी फंड को सेलेक्ट करें। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे आएगा आपके फंड की परफॉर्मेंस के बारे में। मतलब यहाँ पे एक चीज़ बोलूँगा मैं आपको कि जब मुझसे बहुत लोग सवाल करते हैं कि नए नए NFOs आते हैं जिनको हम न्यू फंड ऑफर्स बोलते हैं, कि क्या मैं वहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ? आप बिल्कुल ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर अगर मेरा पर्सनल आप माने, मुझसे अगर आप पूछे, तो मेरा मानना ये है कि अगर आप पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बेटर है जांचे और परखे फंड में पैसा लगाएं जिसका एक ट्रैक रिकॉर्ड हो, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो। और ये बात आपको मैं बता दूं, म्यूचुअल फंड में अगर आपकी पास्ट की जो रिटर्न है, ये कोई गारंटी नहीं होती कि फ्यूचर में भी आपको रिटर्न दी जाएगी, बट हाँ एक तरीके से आपके पास एक क्वेश्चन होता है, आपके पास एक विजन होता है कि हाँ इस पर्टिकुलर फंड ने पास्ट में परफॉर्मेंस दी है, टॉप क्वार्टाइल्स में रहा है 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर डाउन द लाइन, जैसा भी आपको फंड आप देख रहे हैं, तो आपको लगता है कि हाँ ये फर्दर भी फ्यूचर में दे सकता है, तो इस पे हमें एक डिसीजन लेने में बहुत आसानी हो जाती है अगर हम किसी पुराने फंड के साथ जुड़ते हैं। तो यहाँ पे आपको फंड की परफॉर्मेंस को जरूर चेक करना है, फंड की परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। ऊपर नीचे का गेम तो हमेशा ही चलता रहता है, जो आज फंड ऊपर है जरूरी नहीं वो आगे भी ऊपर रहेगा, तो आपको एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर फंड सेलेक्ट करना है। फिफ्थ पॉइंट पे मैं आता हूं जो बताता है एक्सपेंस रेशियो के बारे में। हर AMC अपने मैनेजमेंट फीस के पैसे चार्ज करती है, क्योंकि वो एक फंड मैनेजर को मैनेज करने के लिए, आपके फंड को मैनेज करने के लिए अपॉइंट करती है, जो कहीं ना कहीं आपके एक्सपेंस रेशियो में काटा जाता है। तो एक्सपेंस रेशियो जनरली आप ये समझें कि जितना बड़ा AUM, जितना पुराना फंड होगा, उतना कम उसका एक्सपेंस हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बढ़ते हुए फंड के साथ उसका एक्सपेंस हमेशा रेशो कम हो जाता है। तो अपने एक्सपेंस रेशो को भी जरूर देखेंगे कि आपके फंड का एक्सपेंस रेशो कितना है। जनरली ऑन एन एवरेज में बोलता हूँ 1.5% या 1.5% के अराउंड ये रहता है, इसके आसपास की फिगर इसकी रहती है अगर नया कोई फंड लॉन्च होता है। आगे मैं बात करूंगा, जो 6 पॉइंट मुझे यहाँ पे बताना है वो है एग्जिट लोड के बारे में। पहले एंट्री लोड भी लगता था, पर सेबी ने उसको हटा दिया एंट्री लोड को, कि अगर आप पहली बार कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका एंट्री लोड भी लगता था, अब एंट्री लोड नहीं लगता, अब सिर्फ एग्जिट लोड लगता है। और कुछ ऐसे फंड्स भी हैं जहां एग्जिट लोड भी नहीं लगता और कुछ स्कीम्स में एग्जिट लोड आज भी लगता है। डिपेंड करता है कि अगर आप मान लीजिए आप किसी फंड में पैसा डालते हैं और आपको 1 साल से पहले उस पैसे को निकालने की जरूरत पड़ गई, तो हो सकता है 1% या जो भी एग्जिट लोड है वो आपका लग जाए और वो आपको डिडक्ट होकर पैसा मिले। तो अपने एग्जिट लोड को भी जरूर चेक कर ले कि जब आपको फंड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो आपका एग्जिट लोड कितना % लगेगा और कितने टाइम तक आपका एग्जिट लोड लग सकता है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद एग्जिट लोड नहीं लगता, आपके यूनिट्स फ्री हो जाते हैं। लास्ट पार्ट जो इंपॉर्टेंट है मैं आपसे बोलूंगा वो है टैक्सेस। तो आपको ये देखना है कि आपकी टैक्सेबिलिटी कैसे रहेगी। जैसे मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी आपको बताया है, अगर डेट है तो उसकी टैक्सेबिलिटी अलग है, इक्विटी है उसकी टैक्सेबिलिटी अलग है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं डेट की बात करूं तो अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो वो आपकी स्लैब रेट में ऐड हो जाता है, ठीक है, और स्लैब रेट के अकॉर्डिंगली आप पेमेंट, मतलब जो भी है टैक्स की आप पेमेंट, टैक्सेबिलिटी आपकी बनती है स्लैब रेट के अकॉर्डिंगली, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन डेट में है। वहीं अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है तो आप 20% की टैक्सेशन देते हैं, यहाँ पे विद इंडेक्सेशन आपको बेनिफिट दिया जाता है। वहीं इक्विटी की मैं बात करूं तो इक्विटी के केस में अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका आता है, जहां पे पीरियड 12 मंथ का है, डेट में 36 मंथ का होता है, यहाँ पे जो पीरियड है डिसाइड करने का वेदर इट्स अ होल्डिंग पीरियड जिसको हम बोलते हैं, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, डेट के केस में 36 मंथ का रहता है, इक्विटी के केस में वो 12 मंथ्स का रहता है। तो यहाँ जो टैक्सेबिलिटी रहती है इक्विटी के केस में वो आपकी 15% की रहती है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे, और अगर आप 12 महीने के बाद उसको निकालते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपकी टैक्सेबिलिटी 10% की रहती है। साथ में आपको इंडेक्सेशन का कोई बेनिफिट नहीं दिया जाता। हाँ, एक बात जरूर है कि 1 लाख से ज्यादा का जब आपका गेन होता है तो ही आपकी टैक्सेबिलिटी बनती है, 1 लाख तक आपके इक्विटी के केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको एग्जम्पशन दी जाती है। तो ये 7 चीजें आपको ध्यान रखनी है जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा वो यही है कि जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, खास करके अगर आप पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जरूर सबसे पहले आप अपना गोल देखें कि किस गोल के लिए आप कर रहे हैं,
आपको पैसा वेकेशंस के लिए चाहिए, गाड़ी खरीदने के लिए चाहिए, घर खरीदने के लिए चाहिए, सबसे पहले एक पेन और एक पेपर लेके ज़रूर लिखें कि आपका गोल क्या है, उसको आप डिसाइड करें। सेकंड चीज़, अपना इन्वेस्टमेंट हॉराइजन देखें कि कितने इन्वेस्टमेंट हॉराइजन के हिसाब से मैं जो है पैसा डाल सकता हूँ, 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, 7 साल के लिए, 10 साल के लिए, ये आपको ही बेटर पता है कि कितना। थर्ड चीज़ आपको ये देखना है कि जैसे मैंने आपको बताया, आपका गोल जो है वो गोल आप स्ट्रेच कर पाएंगे या उसको नहीं कर पाएंगे, तो उस हिसाब से आपको फ्लेक्सिबिलिटी को देखते हुए डिसाइड करना है कि आपको किस स्कीम की तरफ जाना है। तो ये 7 पॉइंट जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, जब किसी बंदे को या किसी को म्यूचुअल फंड में आना है तो इन 7 चीज़ों को ज़रूर ध्यान दें। आई होप आपको इन 7 पॉइंट समझने से बहुत बेनिफिट होगा। एंड मिलते हैं अगली क्लास में। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आई रिक्वेस्ट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा, आपको नोटिफिकेशन आए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।